हैं जो जीत गए हैं वो खुशी से लबरेज है और जो हार गए हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई है, खामियां कहाँ हुई हैं, कोताहियां कहाँ बरती गई है। और लेकिन इन सब के बीच कई अहम सवाल है जो खड़े होते हैं आज का मुद्दा में। आज इन्हीं सवालों के आसपास और इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। सबसे पहला और अहम सवाल है कि क्या दिल्ली के नतीजे हिंदुस्तान का सियासी मुस्तकबिल तय करेंगे, क्योंकि आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में और भी इंतखाबात आएंगे, तो जो नतीजे आज आए हैं क्या वो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि क्या एंटी सीएए मुजाहरों का असर दिल्ली इंतखाबात पर पड़ा है, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली के अंदर किस तरीके से इंतखाबात के दौरान जो सीएए की मुखालफत हुई है और सीएए की मुखालफत के अंदर अलग अलग जगहों पर, शाहीन बाग हो या फिर जामिया हो, उन जगहों पर हमने देखा है कि किस तरीके से जो मामला है वो तूल पकड़ता चला गया। तो क्या इसका भी असर पड़ा है। अगला और अहम सवाल यह है कि क्या बीजेपी के बयानवीरों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। आपको याद होगा, मैं नाजेबा अल्फाज नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो अल्फाज बोले गए थे क्या उससे भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा है, ये सवाल है। अगला सवाल है कि जामिया और शाहीन बाग के मुजाहरों ने मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटों का समीकरण बदल दिया है, क्योंकि आप वो देखिएगा कि जो 5 सीटें हैं उन 5 सीटों में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है या फिर वोटिंग का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा पहुंच गया है, खासतौर पर अगर हम ओखला की बात करें तो इसलिए चौथा सवाल भी अहम हो जाता है। और पांचवा और आखिरी सवाल यह है कि क्या केजरीवाल के काम को आईना दिखाने के बजाय बीजेपी और कांग्रेस ने मजहबी कार्ड खेला, क्योंकि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा था तो मजहबी कार्ड खेला गया है। तो क्या ये वजह भी एक हो सकती है, क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा है वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है और रहने वाला है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल और मेहमान मौजूद है। सबसे पहले उनसे तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है डॉक्टर शकीलुज्जमा अंसारी साहब है, लीडर है कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। साथ ही अनिल गर्ग साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है तस्नीम कौसर जी, सीनियर सहाफ़ी, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले शकील साहब आपसे समझना चाहूंगा मैं, निर्बटे सन्नाटा आखिर क्यों है दिल्ली में? पिछली बार भी हमने देखा था और आज एक बार फिर से सिफर ही रह गया। बहुत सही सवाल आपने किया है। सवाल है जमहूरियत के अंदर जी सबसे अहम यह है कि अवाम जो वोटर हैं वो अपने फैसले देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो अपने मंसूबे, अपने आइडियोलॉजी को सामने रखती है और पूरी कोशिश करती है कि उसकी सरकार बने या वो अपने अच्छे नतायज दिखाएं। लेकिन अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी अच्छे नतायज नहीं दिखा सकी। उसके कई वजूहात हैं जी। अभी तो सबसे पहले जो जीत गई है आम आदमी पार्टी, उसको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे जी कि दिल्ली की अवाम ने अभी उनको एक मौका अपनी खिदमत का और दिया है। अभी आपने 5 सवाल बताए थे जी। 5 सवाल सभी अहम हैं। ये अलग है कि केजरीवाल जी ने कहा है कि हमारे जो अभी दिल्ली के इलेक्शन से एक नया मॉडल निकला है काम का, तो नेचुरल है कि काम का मॉडल अगर निकले तो देश के हित में है और देश की जनता के हित में है, उसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि काम का मॉडल तो यहां था, बहुत अच्छी तरह था, लेकिन उसके साथ एक और मॉडल जुट गया था जिससे इतनी बड़ी उनकी जीत हुई है। वो मॉडल था जमहूरियत में आईन की मुहावजत का मामला। आज जिस तरह से आईन की मुहावजत के लिए लोग सड़कों पे उतर के आए हैं और बीजेपी ने उसी को मुद्दा बनाया। उन्होंने काम का मुद्दा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? चूंकि उनके कॉरपोरेशन में वो थे और दिल्ली सरकार एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए केंद्र के कई लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू वगैरह सर्विसेज जो है केंद्र के साथ है, तो वो भी अपने काम का कुछ मॉडल पेश करते। लेकिन उन्होंने मॉडल नहीं पेश करके शाहीन बाग का मॉडल पेश किया और उन्होंने कहा कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। लेकिन हुआ ये कि करंट शाहीन बाग से 444 निकल के अमित शाह के घर पहुंच गया और वो ऐसा करंट लगा है कि अब देखिए वो अंजाम क्या होता है। ये तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करिए, आप कांग्रेस की बात करिए। सिफर पे सिफर क्यों रह गए मामला? मैं इसलिए हो गया सफर कि कांग्रेस पार्टी सभी लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है जी। जब ये डेवलपमेंट की बात हो रही थी तो डेवलपमेंट का मॉडल दिल्ली को कांग्रेस ने दिखाया था, जो
कांग्रेस की सरकार में शीला दीक्षित की कांग्रेस के वजीर आला की हैसियत से एक दिल्ली के मॉडल दिखाया था डेवलपमेंट का, जिससे दिल्ली चमका था। लेकिन अभी का जो इलेक्शन हुआ वो डेवलपमेंट पर तो हुआ नहीं। मैं कांग्रेस वाले दिल्ली ला रहे थे, वो किस पर हुआ है? वो बीजेपी के लोगों ने कंप्लीट इस इलेक्शन को खुल्लम खुल्ला गोली मारो की राजनीति से, तो इससे तो आपको फायदा होना चाहिए और ना? पाकिस्तान की राजनीति से। शकील साहब, इससे तो आपको फायदा होना चाहिए था। ठीक है, फायदा इसलिए नहीं होगा ना। हाँ। फायदा इसलिए नहीं होगा, मुझे साफ बोलने दीजिए कि जब दो पार्टियां आमने सामने थी, जो एक कम्युनलिज्म कर रही थी, एक विकास का मॉडल अभी फौरन उनके साथ था। अब जो सेकुलर अवाम थी, जो आइन की मुहावजत करने वाली थी, वो सोचती थी कि कांग्रेस को देंगे तो हो सकता है कि कम्युनल वाली जो फोर्स है, जो गोली मारना चाहती है, वो ना जीत जाए। और वो जो नॉन मुस्लिम्स थे यहाँ पे, कांग्रेस ने अपना एजेंडा क्यों नहीं लेकर आए ना? एजेंडा आपको भी लेकर आना चाहिए था। एजेंडा तो था, लेकिन कई बार एजेंडे पर अमल नहीं हो पाता है ना। एजेंडा था, पीछे वजूहात तो तलाशी गई होगी ना। क्या वजूहात रही? आप सिफर से सिफर पर रहे, यानी कि 5 साल तक आपने कुछ नहीं किया। जनता का एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण होता है। चुनाव में कभी बीजेपी भी 2 सीट, क्या यही एजेंडा था कि सिर्फ बीजेपी को इख्तियार माने से रोकना है, इसलिए भाई हम भी हाथ खड़ी कर देते हैं? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए, हमने कोई एजेंडा नहीं बनाया, लेकिन जनता ने यहां तय किया कि बीजेपी को 2 से 3 रैलियां से ज्यादा नहीं हो पाई है कांग्रेस की। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जो कहना चाहते हैं ये मैं नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता, मैं पूरी तरह से चुनाव लड़ा, लेकिन जनता के फैसले को हम सर आंखों पर रखते हैं। जनता ने कहा कि चूंकि यहां आइन को बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए अभी फिलहाल आप रुकिए। और मैं कहता हूं कि बीजेपी की हार हुई, उससे हमें मतलब नहीं। मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी की जीत ना हो, लेकिन एक आइडियोलॉजी यहां पर फिनिश हुआ, और वो झारखंड से, महाराष्ट्र से शुरू हुआ है और अभी दिल्ली तक आया है। अब ये आगे भी बढ़ेगा। अनिल गर्ग साहब, ठीक है, दिल्ली में हमें नुकसान हुआ। ठीक है शकील साहब, बहुत बढ़िया आपने अपनी बात रखी है। अनिल गर्ग साहब, जब शकील साहब अपनी बात रख रहे थे, आप बहुत मुस्कुरा रहे, बल्कि हंस रहे थे। क्या लगता है आपको कि जो शकील साहब बात कर रहे हैं कि हमें अपने गम से गम नहीं है, दूसरे का गम अगर हो जाए तो उससे खुशी होगी? मैं यही अब समझ नहीं पा रहा था कि शकील साहब कांग्रेस 0 आई, इसका गम नहीं मना रहे, बीजेपी हार गई, इसकी खुशी में बहुत। और इसलिए मैंने सवाल भी किया है कि क्या मतलब आपका जो सवाल थे वो अपने ही सवाल को काट रहे थे। कभी कहते हैं हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कभी कहते हैं जनता का एजेंडा है, कभी कहते हैं बीजेपी ने एजेंडा तय किया है। मतलब उनको खुद से समझ में नहीं आ रहा था। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, बहुत सीनियर है मेरे से, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जो इनकी बातचीत से नतीजा मैं निकाल पाया वो ये, क्योंकि कांग्रेस अपने पक्ष में कुछ कह नहीं पा रही, आम आदमी पार्टी जीत गई, इससे बेहद खुश है, क्योंकि बीजेपी हार गई। हम क्यों हार गए? 15 साल लगातार विकास करने के बाद उनके पास उनका कोई कारण नहीं है। उनके ही खिलाफ लड़के आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की बात करके सत्ता में आई, उससे हाथ मिलाने के लिए, उससे गले लगाने के लिए इन्होंने जी जान कोशिश की। पिछले पार्लियामेंट में भी कोशिश की, नहीं हो पाया। इस बार की कि नहीं की, बहुत ज्यादा बातचीत मीडिया में तो नहीं आई, लेकिन इतना पक्का है कि वो आप अभी बता रहे थे, सिर्फ 2 रैलियां की, किस तरह से वो चुनाव लड़ रहे थे, ये सारी मीडिया ने और सारी जनता ने देखा है। ये कांग्रेस की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत सारी बातें की। अब मैं 1-2 बातें और यहाँ पे अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ। बार बार आ रहा है कि बीजेपी ने शाहीन बाग का मुद्दा बनाया। मैं पहले भी कह रहा हूं, अब दोबारा कह रहा हूं, शाहीन बाग का मुद्दा बीजेपी ने कैसे बनाया ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। शाहीन बाग के आयोजकों ने शाहीन बाग का आयोजन किया, सीए के खिलाफ वो बैठे। क्यों सर, क्यों बटन बाबरपुर में दरवाजा तो शाहीन बाग के करंट लगने की बात नहीं गई थी? यही कह रहा हूं ना, तो मुद्दा तो बनाया गया है ना। मैं यही कह रहा हूं कि शाहीन बाग का मुद्दा तब बना जब शाहीन बाग में आयोजकों ने उस एक बड़ी चलती हुई सड़क को रोका और उनसे लगातार धरना दिया। अगर धरना नहीं देते बीजेपी कैसे मुद्दा बनाती? बीजेपी ने मुद्दा नहीं बनाया। मुद्दा बीजेपी ने तो उस बात को मीडिया के सामने और रैलियों में रखा कि देखो कैसे एक सड़क सीए के विरोध के नाम पे आपको बंद
कर दी जाती है, बातचीत नहीं करते हैं और अपनी बात को लेकर अड़े रहते हैं और देश में अराजकता का और खासकर दिल्ली में अराजकता का और खुद खुलवा भी नहीं सकते, और उस सड़कों को खुलवा भी नहीं सकते। नहीं, उसको खुलवाने के लिए अगर फोर्स इस्तेमाल की जाती है तो फिर एक नई बात होती है। देखो बीजेपी ने असहाय महिला और बच्चों को यूपी में फोर्स इस्तेमाल हुई है ना, मैं वही कह रहा हूं, बीजेपी ने वहां पे अपनी फोर्स इस्तेमाल की तो भी बुराई आई कि आपने फोर्स इस्तेमाल क्यों की, यहां नहीं की तो भी आ रही है कि क्यों नहीं की। मेरा ये कहना है ये मुद्दा जेएनयू होगा, जामिया होगा, शाहीन बाग होगा, ये मुद्दा बीजेपी ने नहीं बनाया उन्होंने जो उनके आयोजक थे। हाँ, बीजेपी ने जरूर ये देश की जनता और दिल्ली की जनता के सामने जरूर इस बात को लेके गए, लेकिन इस बात में आपको गुरेज क्यों है? ये तो आयोजकों को और वाही होनी चाहिए कि उन्होंने जो किसी का मुद्दा बनाया था, बीजेपी उनका सहयोग कर रही है उस मुद्दे को आगे ले जाने में, उनको तो बीजेपी की पीठ थपथपानी चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताता हूं, आप इस तरह से कहेंगे कि इसके कारण ही लोग आइन की क्या बोलते हैं बचाने के लिए लोग सड़कों पे थे और ये देखो आइन की जीत है। आइन की जीत तो हमेशा रहेगी। ये देश के चुनाव होंगे, संसद का होगा, विधानसभा का होगा, आपका नगर निगम का हो गया, अन्य कोई भी बात होगी वो आइन के अंतर्गत ही होगी क्योंकि ये देश आइन के साथ चलता है। लेकिन मैं दूसरी एक बात पूछना चाहता हूँ, देश की संसद बैठी है, वो जो इलेक्टेड लोग 303 आए हैं बीजेपी का, वो आइन के मुताबिक नहीं आए थे क्या? वो देश की जनता ने नहीं चुने थे क्या? अभी काम की बात हो रही थी जी, हम काम पे जीत के आए हैं। 2014 के बाद उससे भी ज्यादा बड़ा मैंडेट लेके मोदी जो आए हैं वापस, वो काम के दम पे नहीं आए क्या? बिल्कुल। या वो साथ के साथ लोकसभा सीटें जीती है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, देश की और दिल्ली की जनता जो मैंडेट दे रही है वो अपने हिसाब से दे रही है। वो किसको सेंटर में देखना चाहती है, किसको दिल्ली में देखना चाहती है, उसने अपने तरीके से मन बनाया होता। अभी बार बार क्रिमिनलिज्म की बात कर रहे हैं कि देश का मुसलमान, और मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ जनाब कि मंचों से मुसलमानों को कह दिया जाता है कि आप इकट्ठे हो जाओ और क्रिमिनल फोर्सों को हरा दो। ये किस तरह का लोग अपनी तरह से किसने कहा? ये तो सिर्फ बीजेपी वालों ने कहा ना, आपने कहा कि गोली मार डालो। सर शकील साहब, ये तो अभी डिबेट में आपने भी कह दिया, क्योंकि ये बात लोग बड़े प्रेम से कह जाते हैं कि मुसलमानों को इकट्ठे करना और बीजेपी को हराने के। शकील साहब सब लगे हैं। शकील साहब, मैं अपनी बात कह दूं, ठीक है, अपनी बात कह दूं। अच्छा, कह लीजिए। मेरा ये कहना है कि अभी भी आपने भी कहा था और सब बड़े प्रेम से कहते हैं, उनको लगता है मुसलमानों को ये आह्वान करना, मुसलमानों को ये बात कहना कि भैया आप इकट्ठे हो जाओ और बीजेपी को हरा दो, ये नॉन क्रिमिनल है। और बीजेपी अगर मुस्लिम अपीजमेंट की बात ना करे और वो सर्व विकास की बात करे तो ये क्रिमिनलिज्म है। देखिए किस तरह क्रिमिनलिज्म है, इस तरह की परिभाषा मैं सोचता हूँ देश हित में नहीं है, देश के खिलाफ है। नतीजे कुछ भी आए, ये तो अगर इसके रिवर्स आते तो फिर क्या कह देते? नतीजे देखिए, देश की राजधानी ने अपना निर्णय सुनाया है। उनको उम्मीद है कि दिल्ली में उनको केजरीवाल चाहिए, क्योंकि उनको केजरीवाल के में चाहे वो फ्री के कारण हो, चाहे उनको विकास की बात है, क्योंकि अब हम कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई कन्विंसिंग नहीं हो रही है कि हम उस पर बात करें साहब ऐसा था वैसा था। एक आपके माध्यम से एक बात और जरूर मैं कहना चाहता हूँ, केजरीवाल सरकार के लिए है। आपने फ्री बिजली की बात की, 200 यूनिट की बात की, बेशक आपने 2 महीने पहले शुरू की, मार्च तक की, लेकिन अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप इसको फिर पूरे 5 साल लेके जाएं। एक बात। दूसरी बात, उन लोगों को भी इसका फायदा पहुंचे जिसकी 200 यूनिट क्रॉस हो जाएगी, यानी 200 तक आप फ्री दीजिए, बाद में पैसे लगाइए। आप 201 होते ही पूरा खत्म मत करिए। दूसरा मेरा निवेदन एक और है आपके माध्यम से सरकार को, केजरीवाल सरकार, आपने फ्री पानी की बात बहुत की है, लेकिन पानी पहुंचता नहीं, गंदा पहुंचता है, सीवर बहते रहते हैं। आप उस पे गर्ग साहब इस पर मैं आऊंगा, क्योंकि ये मुद्दे हो सकते थे, ठीक है। लेकिन तस्नीम कौसर जी, क्या लगता है कि जो मजहबी मुद्दा जो है वो बनाया गया था, और उसके अलावा ये भी कहा गया कि शाहीन बाग की बात कर ली जाए या फिर जामिया की बात कर ली जाए, इन सीटों की वजह से बाकी जगहों पर समीकरण चेंज हुआ? क्योंकि अगर हम ओखला असेंबली की अगर बात करें खासतौर पर, वहीं पर शाहीन बाग आता है, उसी में जामिया आता है। क्या इस ओखला असेंबली को, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं 1,25,668 सबसे ज्यादा अमानतुल्लाह खान को वोट हासिल हुए हैं, क्या यही वजह है शाहीन बाग की वजह से? नहीं, देखिए मजहब की जहां तक बात है तो बीजेपी का वजूद ही मजहब पे टिका हुआ है, मजहब की राजनीति पे शुरू से करती है। वो अपने एजेंडे पे बिल्कुल क्लियर है, वो कहीं भी 6-5 नहीं है, वो बिल्कुल साफ साफ बातें करती है। अगर वो उसका एजेंडा अगर मजहबी बुनियाद पे मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी है तो है। वो लोग दरअसल नुकसान पहुंचाते हैं जिनका एजेंडा दरपर्दा तो मुस्लिम मुखालिफ होता है, लेकिन सामने से वो कुछ और कहते हैं। तो इसको समझने की भी जरूरत है और आगे वो देखा जाएगा कब क्या होगा। लेकिन इस वक्त मुझे अफसोस इस बात का है कि शाहीन बाग को लेके राजनीति तो हर पार्टी कर रही है जी। लेकिन जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे शाहीन बाग खड़ा है, या पूरे देश में जो शाहीन बाग खड़े हैं उन पे कोई बात नहीं कर रहा, ये अफसोस का मकाम है। बाकी जो दिल्ली की जनता है
दिल्ली की जनता आप देखिए कि वो इंडिजिनस कितनी है, मतलब यहाँ की टोटल दिल्ली की कितनी है। ज्यादातर लोग बाहर के हैं, दूसरे स्टेट्स के हैं जो दिल्ली में वोटर हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने जो वोट किया है वो बहुत सारी चीजों को नकारते हुए उन्होंने, और यंग वोटर्स, शहरी वोटर, पढ़े लिखे वोटर्स, तो उन पे बहुत ज्यादा ये दारोमदार था कि वो किस तरफ ले जाते हैं। और मुल्क में जिस तरह का माहौल चल रहा था उसमें जो है ये एक तरह का जो मैसेज दिल्ली के चुनाव ने या आम आदमी पार्टी की जीत ने दिया है वो ये है कि विकल्प जहां दिखेगा, चाहे जिसके मुकाबले में हो, कांग्रेस के मुकाबले हो, बीजेपी के मुकाबले हो, विकल्प जहां दिखेगा वहां जनता वोट करेगी, मेरा ख्याल है। ठीक है शकील साहब, लेकिन अब मैं अगले सवाल पर आता हूं कि अब जो ये नतीजे आए हैं, दिल्ली का इलेक्शन हो गया है, इसके बाद बिहार है, बिहार के बाद बंगाल है, क्या आने वाले वक्त में इसका असर उन जगहों पर भी पड़ता नजर आएगा? क्या अब आगे जो सियासत होगी वो मजहबी कार्ड पर ना होकर जो अवामी मसाइल है, अवामी मुद्दे हैं, उन पर होगी? जाहिर है कि बीजेपी को दूसरे मसाइल तो समझ में आते नहीं है, अवाम के मसाइल आते नहीं है, और जनता या अवाम के उनके ख्यालात उनके जहन में है नहीं जी। तो अभी नहीं, हमेशा और आगे भी हम समझते हैं कि इनका एजेंडा वही है और वही रहेगा, धर्म पे आधारित। हर चुनाव में ये कहेंगे कि पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, पाकिस्तान की जीत होगी, हिंदुस्तान की हार होगी। तो क्या आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत पाकिस्तान की जीत है जी, हिंदुस्तान की हार है? ये बताएं। बीजेपी के नेता अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनके वरिष्ठ नेताओं ने ये बात कही थी इलेक्शन के बीच में कि आज किसकी जीत हुई है। दूसरी बात यह है कि CAA का मामला, NRC का मामला जो है, हाँ। ये एक पब्लिक, जनता के बीच में जी। अगर आप हमारे भाई अगर एग्री ना करते हैं, वो कहते हो मुसलमान का, तो हम उसको भी मान लेते हैं कि अगर किसी एक कम्युनिटी का हो जिसकी बड़ी आबादी इस मुल्क के अंदर है, तो क्या उसको एड्रेस नहीं करना चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए, उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। आप अगर बोलते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है तो बताना चाहिए, उनको कन्विंस हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? जब आप इतना कॉमनल बात दिल्ली को बता रहे थे और दिल्ली के नौजवान साथी नहीं जब इस बात को आपके समझ पाए, जब आप कह रहे थे पाकिस्तान, शाहीन बाग और क्या क्या, अभी देखिए औरतों के खिलाफ अभी क्या क्या, अभी देखिए यूनिवर्सिटी में जहां नौजवान हैं क्या क्या हो गया। JNU में जब पर्दा ओढ़ के जब RSS के लोग, ABVP के लोग डंडा लेके गए, उनको पुलिस 1 महीने से नहीं पहचान पा रही है, बाकी दूसरों को मिनट भर में पहचान लेती है। हमारे प्रधानमंत्री तो कपड़े देख के पहचान लेते हैं। इन मुद्दों को पर हम आगे आएंगे। और हमारे बीजेपी के नेता अब तो खाने पीने पर पोहा देख के भी पहचान लेते हैं। ये तमाम इन बयानवीरों के ऊपर हम आएंगे एक ब्रेक के बाद और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा अगला सवाल था कि क्या इन बयानवीरों की वजह से भी बीजेपी को नुकसान हुआ है, क्योंकि बीजेपी को जो अच्छा मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन क्या एक वजह उसके अंदर यह भी हो सकती है कि बीजेपी के जो बयानवीरों ने बयान दिए हैं उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है? एक ब्रेक के बाद। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के परिवार का बेटा अरविंद केजरीवाल है और उसको कोई हरा नहीं सकता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने बहुत शानदार जीत हासिल की है, उसके पीछे की वजूहात और जो बाकी की जो पार्टियां हैं उनका जो मुजाहरा है और बेहद मायूस कुन रहा है, उसके पीछे की वजूहात हम तलाश रहे हैं और हम अगले सवाल के जाने बढ़ते हैं और उसको तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या बीजेपी के बयानवीरों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और गर्ग साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान दिए गए थे, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपने भी सुने होंगे उसको लेकर तमाम जो इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तरफ से एक स्टैंड लिया था और 48 घंटे फिर 72 घंटे की रोक लगा दी गई थी उन तमाम स्पोक्स पर्सन पर या फिर लीडरान के ऊपर। क्या लगता है उस तरह के बयानात से भी पार्टी को नुकसान पहुंचा है, भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भाषा की सहमता सबको रखनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है,
अगर भाषा की संहिता उन्होंने बरती होती तो इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस नहीं भेजता जी। उनके ऊपर किसी को 72 घंटे या 48 घंटे बैन नहीं लगाता। एक बात है, इसलिए मैं इस बात का हिमायती हूँ कि अपनी बात कभी भी कहिए, किसी के समर्थन में कहिए, किसी के विरोध में करिए, लेकिन भाषा की शालीनता आपके पास होनी चाहिए। रही बात है नुकसान और प्रॉफिट की, ये नुकसान प्रॉफिट का जो आकलन है ना, ये तो नतीजे तय करते हैं। आज ये नतीजे हैं तो हमको लग रहा है कि बयानवीरों ने, जिसको आप कह रहे हैं बयानवीर हैं, उनके वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। अगर ये नतीजे उलट होते तो फिर आप ये कहते कि उनके कारण ही पोलराइजेशन हुआ और बीजेपी लगातार जबरदस्त सत्ता में आ गई। मैं आपको एक हफ्ते पहले का एक वाकया या एक सीन क्रिएट करना चाहता हूं। जब ये केजरीवाल जी ने कहना शुरू किया क्यों नहीं शाहीन बाग खुलवाते, क्यों नहीं बातचीत शुरू करते, क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगने लगा था कि शाहीन बाग का समर्थन करके मनीष सिसोदिया द्वारा कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 20% के चक्कर में 80% लोग हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने लगातार इस तरह से अपने आप को शाहीन बाग से, JNU से, UMU से दूरी दिखाने की कोशिश की थी। आपको भी जरूर नोट किया होगा इस बात को। तो क्या है कि जब चुनाव लड़े जाते हैं तो आदमी को किस चीज में फायदा और किस चीज में नुकसान नजर आता है। लास्ट मोमेंट तक जो अरविंद वो मनीष सिसोदिया की जो सीट है वो ऊपर नीचे, मैं यही कह रहा हूं कि किस चीज का फायदा और किस चीज का नुकसान होता है, आदमी अपने तौर से आकलन करता है और नतीजे तो आखिर जनता ने देने होते हैं। हर आदमी, पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी क्यों ना, अभी आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे, क्या उन्होंने चुनाव लड़ते हुए ये थोड़ी कहा था कि हमें हरा दो कोई बात नहीं लेकिन बीजेपी को हरा देना, वो भी उस समय जीत की बात कर रहे थे। आप शकील साहब से पहले मैं और कई पैनल में गया था, हर पैनलिस्ट ने आम आदमी पार्टी को जम के कोसा था। आज तारीफ कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। लेकिन सब लोग कह रहे थे कि आम आदमी की पार्टी ने, केजरीवाल ने छल के अलावा कुछ नहीं किया। तो इस समय बात अलग होगी क्योंकि नतीजे आ चुके हैं। भारत की जनता, तो आप ये कह रहे हैं कि सिचुएशन के हिसाब से लोगों की जुबान बदल जाती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर आदमी, हर पार्टी अपने पक्ष में प्रचार करती है और जो भी उनको लगता है कि इस चीज से उसको फायदा नुकसान होगा अपना आकलन स्वयं करती है। लेकिन नतीजा जनता ने देना होता है। जनता किन मुद्दों पर देगी, मैं मान के चलता हूं कि जनता ने, दिल्ली की जनता ने खासकर, जो केजरीवाल ने फ्री के बात जो की थी कि 200 यूनिट बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस बात पे उन्होंने यकीन जाहिर किया कि हाँ केजरीवाल ने ठीक कहा है और उस पे अपना यकीन जाहिर करते हुए उन्होंने वोट किया। जहां तक शाहीन बाग और बाकी चीजों का सवाल है, जरूर कुछ कंसोलिडेटेड हुआ होगा। जो उनका एक हफ्ते पहले का डर था वो डर ठीक साबित नहीं हुआ। उससे पहले जो उनकी योजना थी, जो मनीष सिसोदिया ने कहा था हम JNU के साथ हैं, हम जामिया के साथ, हम शाहीन बाग के साथ हैं, उससे उनको फायदा तो पक्का मिला। जो नुकसान होने का डर था, मेरा आकलन यह है वो नुकसान उनको नहीं हुआ और इसलिए वो फिर एक बार बम्पर जीत के साथ दिल्ली में जीत गए। लेकिन इसमें सिर्फ इस कारण हुआ, मैं इतना नहीं मानता। इसके कारण उनको फायदा जरूर हुआ होगा लेकिन इसके कारण सिर्फ जीत और हार नहीं हो सकती। ठीक है तस्नीम कौसर जी, अब देखिएगा क्योंकि मैंने जो इससे पहले भी ये सवाल किया था और ब्रेक में भी हम इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली और बिहार और बंगाल तीनों में डिफरेंस जरूर है, लेकिन अब जनता जो है, जो आवाम है, वो इस बात को समझ गई है कि उसको रोटी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इसी को लेकर मुसलसल केजरीवाल ने अपनी कैंपेनिंग की है। भले ही चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन कैंपेनिंग इसी मुद्दों पर कही और कही है कि अगर मैंने ये काम किया है तो अवाम मुझको एक बार फिर से गद्दी सौंपेगी। क्या यही मुद्दे आने वाले वक्त में सियासत के अंदर आगे बढ़ेंगे या फिर जो बाकी की जो रियासतें हैं, चाहे बिहार हो या बंगाल हो या कोई और हो, वहां पर अभी भी जात पात ही चलेगी? देखिए दिल्ली में तो 70 सीटें थी, तो इसलिए, और बिहार और बंगाल का मुकाबला तो नहीं हो सकता क्योंकि बड़े स्टेट हैं और बड़ी है। और अगर विकास की बात करें तो नीतीश कुमार ने कोई कम विकास नहीं किया है। तो स्टेट वाइज मुद्दे बदलते रहेंगे और बंगाल में जिस तरह की हमने राजनीति देखी है पिछले कई, इसमें हम देख भी रहे हैं, काफी जो है वो टेंस है सारी चीजें। और जिसे आप साफ लफ्जों में कम्युनल कहें तो वो बिल्कुल पूरी तरह से कम्युनल कार्ड्स खेले जाएंगे। खासतौर से अगर मैं फिर बिहार की बात करूं तो सीमांचल का इलाका जो है वो काफी हद तक सेंसिटिव बना हुआ है और इस वक्त किशनगंज हो या कटिहार या अररिया हो, उसमें कई छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं जो कि बड़ा रूप नहीं ले पाती, लेकिन अंदर अंदर जो है वो एक तरह की फीलिंग जो है वो है बढ़ी हुई अंदर। क्योंकि पटना का कुछ इलाका ऐसा है ना, वहां पर CAA की मुखालफत हो रही है, क्योंकि आप कम्युनल की बात कर रही है, क्या वो चीजें भी मुद्दा बन सकती है वहां पर? क्योंकि उनको लगता है कि हमने शाहीन बाग यहाँ पर क्या है, वहां का पटना का सब्जी बाग का इलाका हो या फिर कोई और सा इलाका हो। देखिए ये जो जितने भी शाहीन बाग पूरे देश में खड़े हैं ये फौरन खत्म हो जाएं
अगर कोई पॉजिटिव इशारे मिलते हैं, अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा जाके बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक बात करता है और अपनी बात समझाता है, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद को कब तक बीजेपी का प्रधानमंत्री बना के रखेंगे। उनको तो देश का प्रधानमंत्री अपने आप को साबित करना है, उनके लिए तो सारी आवाम बराबर होनी चाहिए। वो 137 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। और फिर ये देखिए कि दिल्ली में जिस तरह से चुनाव में बाद के दिनों में जो रंग दिखा है, उसमें दरअसल वो जो पद हैं उनकी गरिमा को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब हमारे प्रधानमंत्री को अगर कोई झूठा कहे तो हमें अच्छा थोड़ी लगता है। अब वो कुछ कहते हैं, फिर हमारे गृह मंत्री कुछ कहते हैं। तो दरअसल प्रॉब्लम यहाँ पे वो है कि जिस क्रोनोलॉजी को वो अपने पीएम को नहीं समझा पा रहे हैं, वो देश की जनता को कैसे समझाएंगे। जब वो बार बार एक चीज दोहराते हैं, वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई ना आपका वोटर आईडी कार्ड आपकी सिटीजनशिप है, ना आधार कार्ड आपकी सिटीजनशिप है कुछ। अब वोटर आईडी कार्ड को लेके अगर औरतों ने या शाहीन बाग की औरतों ने, दिल्ली के वोटर्स ने वोट किया तो उस पर हमारे बीजेपी के लोगों ने बाज़ाब्ता दिखाया और बहुत ट्रोल किया उन्हें कि अभी ये कार्ड, अभी कागज दिखाए हैं और फिर कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। भाई वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड मांगा गया तो वो दिखाया गया। आप अगर सिटीजनशिप साबित करने के लिए उनके माँ बाप के बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे, जमीन के कागजात मांगेंगे, तो वो नहीं दिखाए जा सकते। उसी पे तो लड़ाई है सारी। ठीक है, गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दोबारा चलो ये चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन दोबारा वापस बात सीएए की हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूँ, कम से कम देश में इस माहौल को नहीं बनाना चाहिए कि सीएए से आपके किसी की आपकी नागरिकता जा रही है। किसी की नागरिकता नहीं जा रही, ये नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। नहीं, ये बात तो कह चुके हैं। ये जुमला नहीं है बहन जी, जुमला नहीं है। जुमला है और ये जुमला ही है। आपको तो इस बात मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी हूँ और मैं आपको दूसरी बात है एनआरसी की बात। सीएए बना है परसिक्यूटेड, वो वर्ड ही नहीं है। दूसरी बात सुनिए, एनआरसी की बात बार बार हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा एनआरसी नहीं लाया जा रहा, जब एनआरसी लाया भी जाएगा तो सबको सामने आएगा उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन होगी। अभी कुछ भी जिक्र नहीं है, तो उसके बारे में चर्चा किस बात की है। जिस एनआरसी के असम की बात हो रही है, वो एनआरसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाई, ये वाली केंद्र सरकार ने लाई। सुप्रीम कोर्ट के कहने से एनआरसी है, उसके टर्म एंड कंडीशंस। एनआरसी पे बहस होगी तो काफी लंबा जाएगा। एनआरसी में भाई मुद्दा ही वही था। आप 2011 से चिल्ला रहे थे कि असम में 2 करोड़ घुसपैठिए हैं और निकले कितने? 20 लाख निकले, उसमें से 15 लाख हिंदू निकल आए। तो आपको तो सीए लाना ही था। मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, आप अगर जो घुसपैठिए की बात कर रही है, सीए जो है, सीए से आप मुझे बताओ, अगर एनआरसी ने किसी को रिफ्यूज कर दिया और वो अपने आप को हिंदुस्तानी हिंदू कहते हैं, वो कैसे पाकिस्तानी साबित करेंगे और कैसे हिंदुस्तानी बन जाएंगे? कोई नहीं बनेगा। इस देश से या तो हम समझ नहीं पा रहे और या हम समझना नहीं चाहते। दोनों बातों में फर्क है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर साहब समझाने की तो कोशिश बहुत की गई, जिन बातों की डॉक्यूमेंट की बहन जी कर रही हैं, वो एनआरसी के डॉक्यूमेंट असम में और सिर्फ असम में सुप्रीम कोर्ट के कहने से हुए हैं। उसका बाकी राज्यों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही बीजेपी की सरकार से कोई लेना देना है। इसलिए हम ये बात सही मैसेज क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? मैसेज कैसे पहुंचाया जाता है? देश के कानून मंत्री ने जो सीए का विरोध कर रहे थे, ऐसे तमाम मुस्लिम लीडर को बुला के मुलाकात की, उनसे लंबी बातचीत की और सारे सवालों को जवाब दिए। उसके बावजूद कहते मैं ना मानूं तो क्या किया जा सकता है? तो क्लियर बयान आप बताओ। कानून मंत्री स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं आपको। आपको लगता है कानून मंत्री कोई ऐसा पद नहीं है जो ठीक से बता नहीं पाएगा? कानून के बारे में कानून मंत्री से बेहतर कौन बता सकता है? सीएए और एनआरसी और एनपीआर को आप 2003 के जो एनपीआर का जहां तक सवाल है, हर 10 साल में एनपीआर होता है। 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, अब 2021 में होगा। एनपीआर को लेकर क्या का बवाल है? ना एनपीआर की जरूरत है, ना एनआरसी की आप जरूरत मुझे है। बताइए बहन जी, इससे पहले एजुकेशन चाहिए, 10 साल में हुआ कि नहीं हुआ? ये मुद्दा मैं आगे लेकर आऊंगा, लेकिन शकील साहब, क्या लगता है कि इन मुद्दों को भी आगे पहुंचाया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा? क्योंकि आने वाले वक्त में दिल्ली के अंदर तो अब चलेगा, चुनाव जैसा होना था हो गया, लेकिन बाकी के जो और मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर क्या बिहार हो या बंगाल हो या इसके आगे भी और इंतखाबात होंगे, क्या उनमें भी ये मुद्दा बनाया जाएगा? और खासतौर पर जो अलग अलग शाहीन बाग बने हुए हैं, वो शाहीन बाग आने वाले वक्त में सियासत के अंदर उन पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे जिनकी मुखालफत की जा रही है? देखिए, ये बीजेपी ये मुद्दा बनाएगी आगे भी, लेकिन अभी हमारे भाई कुछ बात बता रहे थे कि वो बता रहे थे कि हम क्लियर करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि वो क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं भी उनको थोड़ी बात क्लियर और कर देता हूं जी, उसको भी जरा सा शांतिपूर्वक वो समझ ले। जी।
सवाल ये है कि ये मुद्दे को कोई दूसरा आदमी गड़बड़ नहीं कर रहा है, समझाने की या उलझाने की नहीं कोशिश कर रहा है। ये समझाने और उलझाने की कोशिश हिंदुस्तान के जो शीर्ष लीडरशिप, जिसका एक नाम है प्रधानमंत्री और दूसरे का नाम है होम मिनिस्टर, इन दोनों पदों के लोग ये कंफ्यूजन कर रहे हैं। अभी इन्होंने बहुत सारी बात कर दी, दो बात हम बताते हैं जी। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी हाउस के बाहर रामलीला मैदान में कहते हैं, क्या कहते हैं कि अभी एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ये कहते हैं कि इस देश के अंदर कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। 10 मिनट के अंदर ये पता लग जाता है कि इस देश के अंदर 10 डिटेंशन सेंटर कायम है। और अभी बोलते हैं एनआरसी पर डिबेट नहीं हुआ, तो हम कहते हैं कि या इस देश के प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति जी को भी मर्यादा को धूमिल करने में लगे हैं। क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा था, पिछले साल कहा था कि एनआरसी आएगी, तो एनआरसी आएगी। और महामहिम राष्ट्रपति जी का जब भाषण होता है तो वो कैबिनेट से मंजूरी के बाद होता है, तो इसका मतलब कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई, तो ये दूसरा झूठ हो गया। ये दोनों चीजें। अब तीसरी बात है कि जो ये कह रहे हैं कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को, हम उसकी बात नहीं कहते हैं। सीएए से किसी की नहीं जाएगी, आप एकदम सही कहते हैं, आपको किसी को देना है, इससे जाती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीएए का विरोध इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो धर्म के आधारित कोई कानून नहीं पास कर सकते हैं, आर्टिकल 15 कहता है। अब आपने जो सीएए के अमेंडमेंट किया है उसमें आपने लिखा है, क्या लिखा है? सीएए का अमेंडमेंट में आपने कुछ नहीं, 5 साल 11 साल को आप 5 साल किया है और कह दिया है कि माइनॉरिटी में मुसलमान शब्द को आपने हटा के जोड़ दिया है माइनॉरिटी, ये शब्द है। तो किसी माइनॉरिटीज को हटाना वो कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत पड़ता है। ठीक है सर, मैं इसी के ऊपर आऊंगा। ओके सर, मैं इसके ऊपर आऊंगा और गर्ग साहब से इसके ऊपर रिएक्शन जरूर लूंगा कि आखिर क्या वजह है कि जो इतने सारे लोग शाहीन बाग अलग अलग जगहों पर बनाए बैठे हैं वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, और क्या हुकूमत उनको समझा नहीं पा रही है, और जिसकी वजह से आज ऐसे नतीजे आ रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के परिवार का बेटा अरविंद केजरीवाल है और उसको कोई हरा नहीं सकता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। क्या कहते हैं दिल्ली के नतीजे? जी हां, दिल्ली के नतीजे आ गए हैं और उनको जो टेली के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आखिर कहां पर किसने जीत हासिल की है। और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि नतीजे जब आए हैं उसका आने वाले वक्त में क्या असर होगा, कौन कौन से स्टेट में इसका असर हो सकता है, और क्या वजूहात रही है बीजेपी के इस मुजाहरे के लिए, या फिर आम आदमी पार्टी के मुजाहरे के लिए, या फिर कांग्रेस के मुजाहरे के लिए। गर्ग साहब, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि सीएए को लेकर अभी हमारे जो पैनलिस्ट है वो बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दोनों अलग अलग तरीके से बात कही गई है। सीएए को लेकर एनआरसी को उसके साथ जोड़ दिया गया और इसलिए लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया है। लेकिन एक चीज समझने वाली बात यह भी है ना कि अगर लोग कंफ्यूज है, कोई परेशान है, उनको कोई चीज दिक्कत दे रही है, उनको समझ नहीं आ रही है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि उनके कंफ्यूजन को दूर किया जाए? नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कंफ्यूजन को दूर करना है तो उसके लिए वहां पर जाना जरूरी होगा, उन लोगों से मुखातिब होना होगा। जब तक मुलाकात नहीं होगी, बात नहीं होगी, तब तक कंफ्यूजन दूर नहीं हो सकता है। क्यों वहां पर जाने से एतराज जताया गया है कि जब तक इलेक्शन खत्म न हो जाए तब तक इसको ऐसे ही लंबा खींचता रहे? आपने 2 बात की है, मुझे आधा मिनट दीजिएगा। अभी शकील साहब बता रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ये पूरा माहौल खड़ा किया और सीए के खिलाफ जो आंदोलन हुए हैं उनमें उनका हाथ है।
मेरे को ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई कि जो देश की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री उसको कैसे उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आंदोलन मेरी बात को आप थोड़ा सा मैं दूसरी बात, एक मिनट, आप मेरी बात को आप गलत पेश करेंगे तो तो मुझे वो गुस्सा ठीक होगा। करने की कोशिश कर मैंने रहे हैं। कहा ये दोनों का कंफ्यूजन है, जो एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर रहे हैं तो जनता कहां कन्विंस होगी। ये है आपने कहा कि ये खड़ा कर रहे हैं, वो नहीं खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने लोकसभा में एक बात जो कही उसके बाद मैं आपको ध्यान दिला देता हूं, लोकसभा में एक लिखित पत्र क्वेश्चन में आंसर उनको मिला है अभी कि दिया देश गया में है, एनआरसी लाने का अभी कोई प्रोविजन नहीं है। अभी नहीं, तो टिल नो वो गुजर गया, अब आ सकता है सर। वो फिलहाल कहा गया है, फिलहाल अभी टिल नो लिखा गया, टिल नो जो गुजर गया, एक मिनट में इसी सेशन में भी आ सकता है। साहब, आगे की गारंटी कौन दे सकता है? कोई आप नहीं। दे सकते हैं, मेरे को सरकार लगता दे है कि सकती है। नहीं, कभी कोई नहीं दे सकता। आगे जैसी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से हाँ, सरकार तो बस फैसला ये करती कहिए है। ना कि परिस्थितियों पर चलना है तो परिस्थितियों पर आप मुझे दूसरे लोग भी बताइए, चलेंगे। आगे कुछ गड़बड़ होगी उसके लिए आज ही आंदोलन शुरू कर देंगे क्या? नहीं, जो फिर आंदोलन आगे करना चाहिए, जल्दी क्या की है आपके बाद में नहीं, आंदोलनकारी सीए नहीं को मिलेंगे क्लियर क्या? कीजिए ना। सुनिए बात, सुनिए, सीए के खिलाफ आपने है। कहा सीए में कुछ गलत नहीं है, तो सीए के खिलाफ आंदोलन क्यों? आपने कह रहे अगर हैं एनआरसी आएगा तो आप कर लीजिएगा आंदोलन। नहीं, कौन मना कर रहा है? आप सीए को भी हम देखिए, गलत मानते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। नहीं, आप उसको हाँ, क्यों? यही आपको confusion है, यही डेमोक्रेसी में unconstitutional डिस्कशन है, confusion है ना, किसके उसको साथ भी हो आते गया? हैं, उसको भी आप आते हैं। डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, उसको भी आते हैं। पार्लियामेंट चल रहा है ना, उसको भी आप आते सभी हैं। पॉलिटिकल सुनिए, पार्टी से बात कर शकील लीजिए। साहब सुनिए, कमाल है, आप तो बात ही नहीं करने चाहते आपने किसी कहा से। सीए को आप गैर संवैधानिक मानते हैं, यही है ना? हाँ। सीए का बिल संविधान की जो सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा मंदिर है, हमारी संसद वहां पे पास हुआ था और लगातार डिबेट के पास बात हुआ था। आपके लिए डिबेट पास हो सकता है, बहुत से सुनिए, कानून पास सुनिए, होके रिपील बातें हुए करते हैं, जी बहुत होते हैं। ऐसे कानून की बात है। क्लियर हुए हैं, दूसरी बहुत बात, कानून हिंदुस्तान में। ये मत बोलिए कि पास हो गए तो वो फाइनल है। उसका सबसे ज्यादा अनुभव आपकी ही पार्टी को है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। तीसरी बात, अगर कोई चीज गैर संवैधानिक लगती है, देश का सर्वोच्च न्यायालय, आप वहां पे जाके उसको कहिए। और मामला सड़क गया हुआ ब्लॉक भी है। करके थोड़ी गैर संवैधानिक बनाएंगे आप। नहीं, सर। आप कुछ चंद लोगों को सड़क पे बिठा देंगे और सड़क बंद कर देंगे, वो गैर संवैधानिक मान लिया जाएगा क्या? गैर संवैधानिक है कि संवैधानिक है, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय तय कर सकते हैं। आप वहां क्या पे जाके डेमोक्रेसी में किसने मना आप किया? आंदोलन को एक बंद मिनट कर रुकिए। देंगे क्या? नहीं, आंदोलन किया पीसफुल जाता है, देश की आंदोलन जनता नहीं को होने तंग देंगे करके क्या? नहीं किया जाता। आप भाई, सुनिए, जो सुनिए। नहीं होने देंगे, अब मेरे को डेमोक्रेसी जवाब- खत्म हो गई क्या? अब आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे। मैं आपको जो सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। द्रोही आप नहीं डिक्लेयर देना कर रहे हैं, एक अगर मिनट आपको में जवाब नहीं आपके चाहिए, मंत्री आपको लगता है ने यही करना तो आपके करिए। मंत्री ने कैसे कहा कि शाहीन बाग के लोग ऐसे आवाम को समझ नहीं आएगा ना। शाहीन बाग के लोग निकल के रेप करेंगे और ये करेंगे, वो बात आप बताइए ना। आप बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा ये बात। आपके एमपी साहब ने बयान जो दिया, देखिए, कमाल है, किसने क्या बयान वर्मा ने, दिया? परवेश मेरे को वर्मा का उससे- बयान, और मुझे रिकॉर्ड है उससे 4 दिन सरोकार तक नहीं है। चलता रहा। अब मैं- ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं? अभी गार्गी कॉलेज के अंदर किस तरह से एक नारा लगाते हुए लोगों ने औरतों के साथ क्या सलूक किया, बच्चियों के साथ क्या सलूक किया, और पुलिस तमाशाई होती रही। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई ये आपने मुद्दा जो उठाया है, मैं इसको ये मैडम से समझना चाहूंगा यहाँ पर। मैं आ रहा हूँ मैं सर आपके पास आ रहा हूँ जी। तस्नीम कौसर जी, जी। क्या ये मुद्दा भी अहम हो जाता है क्योंकि आप अलग अलग जगहों पर मुजाहरे होते हैं, उसके अंदर जो दिल्ली पुलिस की जो एक इमेज है वो कैसी गई है वो सभी को मालूम है, मैं उसके अंदर ज्यादा लाग लपेट नहीं करूंगा, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, क्या उसके बावजूद भी इसको मेंटेन नहीं किया जा सकता था? देखिए, ये जो मामला बड़ा सेंसिटिव है, इसमें चाहे जामिया की तालिबात पे हमला हो या दूसरे तलबा पे हो, या फिर जेएनयू में तालिबात पे हाथ डालना हो, या फिर अभी गार्गी का मामला हो, ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं। और इन मामलों में बिल्कुल भी मुझे लगता है कि किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक बड़ी संजीदगी सोचना चाहिए कि हमारा जो युवा है, जो यूथ है, वो कहाँ जा रहा है, उसका मॉरल इतना कैसे गिर गया है कि वो किसी मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेते हुए इस तरह की हरकतें करें। ये इंतहाई, इसको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, बल्कि पार्टियों को, तमाम पार्टियों के इससे ऊपर उठ के इस पे सोच विचार करना चाहिए कि ये हमारा युवा जिस दिशा में जा रहा है, जो हरकतें कर रहा है, उसने न सिर्फ ये कि मुल्क का अंदरूनी तौर पे जो सर झुकाया, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर इसकी बदनामी हो रही है हर मामले में। देखिए आप, और ये मतलब जिस तरह की हरकतें हुई हैं जामिया की तालिबात को, कल भी जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया, गार्गी के साथ जिस तरह किया गया, ये बहुत ही मतलब शर्मनाक है। ये पुलिस के लिए तो बिल्कुल डूब मरने का मकाम है। ठीक है, लास्ट कमेंट चाहूंगा मैं गर्ग साहब आपसे। देखिए, कानून बहुत कम शब्दों में मैं बात जो अपनी पहले बहुत कर रहा था उसको कंप्लीट कर लूं। ठीक है। अभी बीच में बात आई थी कि सीए पे
केंद्र सरकार का फर्ज बनता है, अगर किसी को नहीं समझे तो उसको समझाए। आपने ही एक बात कही थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने अपने मंत्रियों की फौज को जगह जगह अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जाकर सीएए पे कार्यक्रम किए हैं। सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो वहां नहीं गए जहां पर मुजाहरे हो रहे थे। सुनिए, वहां जाना चाहिए था। मुजाहरे की बात कर रहे हैं आप, शाहीन बाग की बात कर रहे थे, वहां पे डीसीपी लगातार वहां गए, डीसीपी ने उनकी पूरी टीम को लेके जो एलजी जो यहाँ के इसको पूरा गवर्न करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके पास लेके गए, 4-4 घंटा मीटिंग हुई। देश के कानून मंत्री की बात में भी बोल रहा हूं, लेकिन ये ठीक है, ओके, सभी लीडरान से बात की, लेकिन अगर वो कहे मैं समझूंगा ही नहीं, वो मान लेते हैं कि सीए में कुछ गड़बड़ नहीं, लेकिन आप बोल देते हैं कि एनआरसी आएगा तो गड़बड़ होगी, इसलिए हम आज ही आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब एनआरसी आएगा आप कुछ गड़बड़ लगेगी तो आप आंदोलन करिए। ठीक है, चलिए, हम पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है समाअत और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमान का हमसे बातचीत करने के लिए। और क्योंकि दिल्ली के नतीजे आ गए हैं, उसका आने वाले वक्त में मुल्क की सियासत में क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त और मुस्तकबिल बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा उसने मुजाहरा किया है, उसके लिए उसको अलग अलग तरफ से मुबारकबाद पेश की जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो मुल्क के अंदर सियासत हो वो ऐसे ही मुद्दों पर हो कि जिसमें बिजली, सड़क, पानी और जो ट्रांसपोर्टेशन, जो भी अवामी मसाइल है उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ताकि मुल्क मजबूत है, मुल्क मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। दीजिए इजाज़त।